वो दिखेगा भाजपा तो उसको वोट कर देंगे। तो बीजेपी का क्या आरएसएस के साथ कोई पंगा है, झगड़ा चल रहा है, इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से इनको ये सीटें नहीं आ पाई? ये बहुत सारी थियरीज चल रही है, इस पे क्या आपकी रीडिंग है? देखिए ठीक है, बहुत सारी चटपटी न्यूज़ चल रही है ना, क्योंकि चटपटी न्यूज़ चलती हैं। अगर मैं कहूँ भीतरघात हो गया, योगी मोदी में लड़ाई है, संघ और भाजपा की नहीं बनी, ये बिकेगा। मैं वो लेजी अखिलेश को मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास क्योंकि एडवांटेज है वो 25%। यू कॉल्ड हिम लेजी अखिलेश? नहीं, वो 33% अटेंडेंस है भैया उनकी। अच्छा, फिर से उठ के नहीं आते हैं ना। उनके यहाँ पहला जो कॉल आता था जब वो सीएम थे तो 11 बजे 12 बजे आता था, वो शाम को गायब हो जाते थे। कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, कैबिनेट मीटिंग का नोट उनके घर से चला जाता था, सारे मिनिस्टर्स के घर में जाके साइन होकर आ जाता था। कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बैठती थी अक्सर उनके, तो सबको पता है कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन। यूपी में जो कम सीटें आई हैं, योगी जी के ब्रांड को उसने डैमेज किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? भाजपा को उत्तर प्रदेश में अभी भी 42% वोट है, 42% वोट, और अखिलेश को अभी भी 32-33% वोट है। काम की राजनीति में थोड़ा आघात तो है, और हर पॉलिटिशियन, मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजर भी है इस रिजल्ट की, कि काम की राजनीति से वो परे ना हो जाए। यार काम करके तो वोट मिल ही नहीं रहा है। सही बात है ना। मतलब जो व्यक्ति 5 बार रायबरेली नहीं गया वो 3 लाख वोट से जीत जाता है वहां से, और जिस व्यक्ति ने बनारस की मतलब एक अलग ही पूरे विश्व में एक अलग ही प्रतिमा कर दी, जिसमें 8 से 10 गुना ज्यादा टूरिस्ट आने लगे, उसके घाट देखो, उसकी गंगा देखो, उसकी सड़कें देखो, उसका एयरपोर्ट देखो, उसका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखो, राइट, वो आदमी 1.5 लाख वोट से जीतता है। तो ये काम की राजनीति पे आघात तो है। उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवारवाद की राजनीति है। आपको पता, मुलायम सिंह यादव के पीक पे 40 लोग उनके घर के राजनीति में थे। मतलब राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, गन्ना समिति अध्यक्ष, अलाना समिति अध्यक्ष, 40 लोग, मतलब इसका ताया, उसका फूफा, इसकी बीवी, उसका बच्चा, सब पॉलिटिक्स में थे। इसका 2 कारण वो लोग बताते हैं जी। उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने बोला परिवार है तो लड़ेगा, उसका परिवार नहीं है तो क्या लड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हमको जीतना है, अगर हमारा परिवार हमको टिकट या सीट मतलब जीत कर देगा तो हम लड़ाएंगे। तो इस पे क्या काउंटर? इस पे काउंटर ये देखिए, आपको क्या और कोई मेरिट नहीं मिली? मतलब पूरे प्रदेश में कोई और, जनता को बोलना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता को बोलना चाहिए, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास चॉइस ही वही होती है ना। आपके पास चॉइस तो ईवीएम में वही 6 लोगों की है, वही 8 लोगों की है, और वो हार भी गए। फिर वो 40 लोग अब 5 ही है केवल, वो 40 से 5-6 ही बचे हैं। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ये स्टोरी ज्यादा बड़ी है, या एक मंक है जो सीएम बन रहा है, ये ज्यादा बड़ी स्टोरी, राइट। जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली फाइल आई कि आपके लिए कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। उनकी ब्यूरोक्रेसी ने, उनके ऑफिसर ने पूछा आपके लिए कौन सी, उसका नोटिस आ गया, मतलब उसका एक सर्कुलर, सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, आपके लिए सीएम के लिए गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ली जाए। उनका भाई, उनको बड़ा ऑड क्वेश्चन लगा पहले दिन में, इज दैट द फर्स्ट वर्क, कुछ और क्यों नहीं है? बुलडोजर। उन्होंने कहा भाई बुलडोजर लिया जाए। नमस्ते, द रौनक पॉडकास्ट में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज के शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीवी पैनलिस्ट भी हैं, टेडेक्स स्पीकर भी हैं, रामायणा स्कूल के फाउंडर भी हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो इंडियन क्रिकेट टीम में अगले ऑलराउंडर भी यही निकलेंगे। अब तक उन्होंने 10 किताबें लिखी हैं। पॉडकास्ट खत्म होते होते हो सकता है 11वीं भी निकाल दें अपनी किताब। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर एक किताब लिखी है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर। उसके बारे में भी हम इस पॉडकास्ट में उनसे जरूर बात करेंगे। नाम है भारतीय जनता पार्टी, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर ये 3 किताबें लिख चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आज फाइनली इनको मौका मिला है द रौनक पॉडकास्ट पे आने का। सो लकी हैं आप। जय श्री राम। जय श्री राम। वेलकम शांतनु गुप्ता। दादा कैसे हैं आप? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चुनाव के बाद भी बढ़िया हैं? चुनाव के बाद भी बढ़िया। तो पहला ही सवाल जो दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पे आपने एक बहुत ही बड़ी किताब लिखी है जी। तो मतलब आप पार्टी के रग रग से वाकिफ, उसकी स्ट्रेंथ और समझने की कोशिश तो करिए। हाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों समझते हैं। 240 का जो आंकड़ा इस चुनाव में, जो नंबर सुन के आए हैं, ये कैसे देखते हैं आप? इसको हार की तरह से भी कुछ लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ऐसा भी नहीं, दोनों के बीच में जो आपने कहा, ठीक है, जो 240 की नरेंद्र मोदी की विक्ट्री है वो किस किस ऑड्स के अगेंस्ट में थी, पहले इसको देखते हैं। राइट, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। ठीक है, ये ऐसा भारत में 62 साल बाद हुआ था, एक बार हुआ था बस, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मतलब वो तीसरी बार कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री बने थे। सो नरेंद्र मोदी इज द सेकंड पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो तीसरी बार कंटिन्यूअसली भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली है उन्होंने। तो पहली बात, इसलिए छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या क्या ऑड्स के अगेंस्ट में थे? एक तो यही ऑड बताया कि तीसरी बार, मतलब एक बार की एंटी इनकमेंसी नहीं, 2 बार की एंटी इनकमेंसी थी। वर्ल्ड ओवर ऐसा बहुत कम लोग कर पाए हैं। मतलब मार्गरेट थैचर जो बहुत पॉपुलर थी, बहुत रिफॉर्म्स लाए यूके में,
2 टर्म के बाद नहीं बन पाई प्रीमियर यूके की। टोनी ब्लेयर बहुत पॉपुलर थे, 2 टर्म के बाद आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब 2 टर्म के बाद आगे बढ़ पाना, तीसरा टर्म लेना वर्ड ओवर मुश्किल होता है पॉलिटिक्स में जी। और दूसरी बात, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे तीसरी बार, देखिए तब कोई अपोजिशन नहीं था, देयर वाज नॉट अ कंसोलिडेटेड अपोजिशन, राइट। और हार्डली कुछ मीडिया होता था, आपके पास दूरदर्शन था, आपके पास ऑल इंडिया रेडियो था, उसमें जो आपको नैरेटिव चलाना है चला दीजिए। हार्डली न्यूज़पेपर्स थे उस समय में जीतना वर्सेस आज की मल्टी पार्टी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में जीतना, राइट। मैं ग्लोबल मीडिया पे बाद में आऊँगा, अभी तो मैं केवल इंडिया का परिदृश्य में देख रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए पिछले 30-40 साल के नंबर्स देखिए, भारत की राजनीति में किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर सीटें ली हैं तो 414 राजीव गांधी के समय मिली थी। वो क्यों मिली थी वो आपको सबको पता है, वो इंदिरा गांधी के शव पे मिली थी, मतलब उस सिंपैथी में मिली थी जो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। उसके बाद से राजीव गांधी एंड राहुल गांधी क्रिएटेड 2 बिग डिप्स इन कांग्रेस पार्टी। जैसे हम लोग क्रिकेट में कहते हैं ना कि गड्ढा है कैच नहीं पकड़ेगा, मतलब मैं ऐसे 2 बड़े लीडर के बारे में कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जस्ट एनोलॉजी, राइट। कह दिया है आपने, अभी कह दिया है मैंने, लेकिन मैं नंबर से प्रूव करूंगा मैंने क्यों कहा। 414 आए उनको उस फ्लूक में, मतलब एक सिंपैथी वेव में। उसके बाद अगली बार कितने आए? 1989 में ही गॉट ओनली 197 सीट्स, आधे से भी कम, और अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में। मतलब वीपी सिंह जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बाहर जाके दूसरी पार्टी में जाके, जनता पार्टी में जाके उनके बोफोर्स घोटाले को जब उजागर करा और जनता ने माना, उनको 197 सीट्स दी। और उसके बाद से 1984 के बाद से कांग्रेस को कभी भी मेजॉरिटी नहीं मिली, आज तक 2024 तक मेजॉरिटी नहीं मिली, बल्कि कांग्रेस लेड किसी कोलिशन को भी नहीं मिली। यूपीए को भी कभी मेजॉरिटी नहीं मिली है एंड प्री पोल अलायंस। लेट मी शो यू द नंबर्स। कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाई है राजीव गांधी के बाद। एक बार बनी 1991 में, 91-92 में नरसिम्हा राव के पास थी 232 सीट्स, बाकी उन्होंने कॉबल अप करी, मतलब 240 से कम जो बीजेपी के। मैं 240 को आप रखिए और देखते रहिए, मैं 240 से बहुत सारे नंबर्स कंपेयर करूँ। तो कांग्रेस की पहले 197 हुई, फिर 232 हुई, जिसमें सरकार भी बनी, 4-5 साल पूरी सरकार चली, लेकिन 240 से कम थी। उसके बाद देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए। 2004 में फिर से सरकार बनी। ये लोग कहते हैं इंडिया शाइनिंग फेल हुआ। इंडिया शाइनिंग के बाद 2004 में भाजपा और कांग्रेस में बस 7 सीटों का फर्क था। हाँ, उनके पार्टनर्स नहीं कॉबल अप कर पाए। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको इनवाइट करा जाता है, जो इनवाइट होती है उसके अराउंड सब लोग कॉबल अप कर जाते हैं। उस समय भी जो प्री पोल अलायंस था, कांग्रेस को थी 140 सीटें के आसपास और प्री पोल अलायंस को भी 218 सीटें थी। और यहाँ पे इस समय जो एनडीए का प्री पोल अलायंस है उसको 293 सीट्स हैं, राइट। आते हैं 2009 पे। 2009 में इनके पास थी कुछ 206 सीट और प्री पोल अलायंस को भी 262 सीट थी, विच इज लेस देन 272। तो भारत की हिस्ट्री में पिछले 40 साल से 414 के बाद किसी सिंगल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। केवल बीजेपी को मिली 2014 में, 2019 में। Correct. और किसी कोलेशन को नहीं मिली जो इस कोलेशन को मिली। सो दैट्स व्हाई दिस विक्ट्री इज नॉट स्मॉल। थर्ड टर्म आना ग्लोबली इज ऑड है। अब देखिए ग्लोबल मीडिया, मतलब ये शायद पहला इलेक्शन रहा होगा किसी कंट्री में जिसमें ग्लोबल मीडिया इतना एक्टिव था। हमारी बात हो रही थी जॉन ऑलिवर, जो आपने बताया मुझे हर इंडियन इलेक्शन के पहले, वो इस बार फिर एक्टिव हो गए। 10 दिन पहले, इंडियन इलेक्शन के पहले, फिर उन्होंने एक बड़ा कॉन्डिसेंडिंग सा बड़ा रेसिस्ट वीडियो बनाया, मोदी को डाउन करते हुए, इंडिया को डाउन करते हुए। तो 9 साल पहले का उनका एक वीडियो है, फिर 4 साल पहले का उनका एक वीडियो है। यानी वो हर इलेक्शन में आके कुछ एक वीडियो बनाते हैं। प्लीज जाके वो वीडियो मत देखना। अब मैं बोल रहा हूं तो आप सर्च करोगे, फिर जाके व्यूज बढ़ाओगे उनके। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं है उसको देख के गरियाने से अच्छा मत ही देखो। लेकिन देखिए अब तो बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं, लोगों को पता तो लगे किस तरह का रेसिज्म ब्रिटिश कॉमेडियंस फैला रहे हैं चैनल्स पे अपने। मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर, यूएस के कई चैनल्स, चाहे वो बीबीसी, यूके का बीबीसी हो, गार्जियन हो, यूएस के न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वो इंडियन इलेक्शन में कमेंट्री कर रहे हैं। और वो भी एक वन साइडेड कमेंट्री, वो केवल नरेंद्र मोदी के बीजेपी के अगेंस्ट में कमेंट्री, राइट। जॉर्ज सोरोस ने तो कहा भी था कि मैं नेशनलिस्ट की भावना को हटा दूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स को हरवा दूंगा। सो वो सारा, और आपको पता भी ओमीडिया नेटवर्क, फोर्ड फाउंडेशन ये फंड कर रही है। करेक्ट। ये न्यूज लॉन्ड्री को फंड करेंगी, ये स्क्रॉल को फंड करेंगी, ये वायर को फंड करेंगे, आपको पता है। मतलब इट्स ओपन फंडिंग, ऐसा नहीं कोई हिडन फंडिंग है, राइट। तो जो नरेंद्र मोदी ने लॉबीज को तोड़ा है, चाहे वो एनजीओ लॉबी को तोड़ा है, चाहे वो मिशनरी लॉबी को तोड़ा है, चाहे वो फार्मा लॉबी को तोड़ा है कि भाई मैं फाइजर का टीका नहीं लूंगा, मैं अपने टीका बनवाऊंगा, चाहे वो डिफेंस लॉबी को तोड़ा है कि भाई मैं आर्म्स आपके नहीं लूंगा, मैं इंडिया में आर्म्स बनवाऊंगा, बल्कि मैं नेट एक्सपोर्टर बन जाऊंगा, चाहे वो ऑयल लॉबी को तोड़ा है कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तुम्हारे हिसाब से तेल नहीं खरीदूंगा, जयशंकर गोज एंड सेज दैट व्हाट यू बाय इन आफ्टरनून आई बाय इन अ मंथ, सो यू डोंट टेल मी मैं किससे खरीदूं किससे नहीं खरीदूं, राइट। उस सब के बाद ये चुनाव जीता गया। So that's why it's not a small victory. Yeah, you're right, but it's lesser than their own target. उनके खुद के टारगेट से कम है, इसलिए ये एक लेसर विक्ट्री हो सकती है। बट बाय एनी मीन्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट अ लेसर विक्ट्री। थर्ड टर्म किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, नॉट इन इंडियन पॉलिटिक्स, नॉट ओनली इन इंडियन पॉलिटिक्स,
ऑल्सो इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो बीजेपी का क्या आरएसएस के साथ कोई पंगा है, झगड़ा चल रहा है, इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से इनको ये सीटें नहीं आ पाई? ये बहुत सारी थियरीज चल रही है, इस पे क्या आपकी रीडिंग है? देखिए ठीक है, बहुत सारी चटपटी न्यूज़ चल रही है ना, क्योंकि चटपटी न्यूज़ चलती हैं। अगर मैं कहूँ भीतरघात हो गया, योगी मोदी में लड़ाई है, संघ और भाजपा की नहीं बनी, ये बिकेगा। अगर मैं कहूँ कि नंबर्स ये हैं, वोट शेयर ये था, दैट्स अ ड्राई टॉपिक लाइक। लेकिन आपके चैनल पे उस ड्राई टॉपिक को थोड़ा जीवंत करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो पोलिंग सिस्टम है रौनक, वो है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम। मतलब आपको 50% वोट लेने की जरूरत नहीं। हम कहते हैं बहुमत तो नॉर्मली 50% के ऊपर होना चाहिए। आपको पार्लियामेंट में सीट 50% के ऊपर लेनी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज 50% के ऊपर नहीं लाना। अमेरिका के सिस्टम में आपको लाना पड़ता है, आपको 51% वोट शेयर लाना पड़ता है। हमारे यहाँ है कि जितने भी लोग लड़ रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा वोट जिसको आए, चाहे वो 25% हो, चाहे वो 30% हो, दैट वर्क्स राइट, और वो आदमी जीत जाता है और फिर वो पिरामिड बनता है जिसकी जितनी सीटें होती हैं। बीजेपी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि बीजेपी हैज रिटेन्ड इट्स वोट शेयर। जो 37% वोट शेयर उनका पिछली बार था, देयर वोट शेयर इज स्टिल 36.6%। कांग्रेस 2% से बढ़ी है, वो 19 से 21% पे पहुंच गई। तो कांग्रेस का वोट शेयर 21% है भारत में, और भाजपा का 37% है, विच इज लाइक अ ह्यूज 16 पॉइंट गैप, जो बहुत बड़ा गैप माना जाता है किसी भी दो मेजर पार्टीज के बीच में। बीजेपी को इस इलेक्शन में 23.5 करोड़ लोगों ने वोट करा। पिछली बार 2019 में 22 करोड़ लोगों ने वोट किया था। सो देयर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज बाय 1.5 करोड़। कांग्रेस इज स्टिल एट 13-14 करोड़। सो बीजेपी हैज 10 करोड़ मोर वोटर्स विद देम, राइट? इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया, किसी ने कहा कि अगर कितना 20% शेयर है कांग्रेस का, आपने बोला कांग्रेस का 21% है, अगर 20% माइनॉरिटीज है, राइट, जो कि कांग्रेस को ही देती है या कांग्रेस के एलाइज को देती है। ये प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाई अगर माइनॉरिटी वोट आपको 17-18% मिल रहा है तो आपने 3-4% 3% लिया है। तो ये सही तरीका है समझने का? बिल्कुल सही तरीका समझने का कि समाजवादी पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए जिसका जो फॉर्मूला है कि मैं मुस्लिम अपीजमेंट करूंगा, मुस्लिम को एक तरह से देखूंगा, एक कम्युनिटी की तरह देखूंगा, उसमें कभी डिवीजन नहीं आने दूंगा। ना मूवीज में आने दूंगा, ना कमेंट्री में आने दूंगा, ना टेक्स्ट में आने दूंगा। उसमें नहीं बताने दूंगा कि शिया सुन्नी भी हैं, उसमें पठान अशरफ भी हैं, उसमें पसमंदा भी है, इसकी इससे शादी नहीं होती, उसकी मस्जिद में नहीं जा सकता। वो सब सारी चीजें हैं। वो इंटरनली आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन उसको डराओ हिंदुओं से और उसका एक मुश्त वोट ले लो। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह मत देखो, उसको बोलो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तो फिर तो बहुत कम, फिर तो 2% वोट मिला है। हाँ, तो फिर उनको वोट कहाँ, उनको वोट जो एक्स्ट्रा, देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा वोट नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन हाँ अगर उसका अगर 80-90% भी मिल गया तो उन्होंने कुछ गेन नहीं करा। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू गो टू द ब्रास टैक्स टू अंडरस्टैंड कि क्या बड़ा मत कम हो गया है बीजेपी से, लोगों का सपोर्ट कम हो गया, टैक्टिकली हारे हैं वो, सीटें हारे हैं। दैट्स व्हाई इस आपके पॉडकास्ट में डिसाइफर करते हैं। तो बीजेपी के पास अभी भी 37% वोट शेयर है, 23.5 करोड़ लोग उनके साथ हैं, कांग्रेस के साथ केवल 13-14 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ का गैप है, 10 करोड़ का बड़ा गैप है। इंडिया अलायंस जो साथ में आया, दैट वाज सच ए अननेचुरल अलायंस। आपको ये बात जानकर आपके दर्शकों को हैरानी होगी, 60 सीटों पे इंडिया अलायंस के 2 पार्टनर अगेंस्ट में लड़े एक दूसरे के। कैन यू इमेजिन दैट? ये कौन सा अलायंस है? पंजाब में अगेंस्ट में लड़े, केरला में अगेंस्ट में लड़े, बंगाल में अगेंस्ट में लड़े, राइट? ममता बनर्जी पूरे इलेक्शन में वो माइक लेके से घूम घूम के देती है, तो उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बोलती रहती है कांग्रेस को वोट देबो ना, कांग्रेस को वोट देबो ना। और दिल्ली में वो राजदीप जी की बीवी का नाम क्या है? सागरिका घोष, और वो क्विज मास्टर है डेरिक ओब्रायन। वो लोग यहाँ पे कहते हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। उनको लगा यार यहाँ तो हिंदी में लोग समझ जाएंगे, वो तो बांग्ला वाला तो समझेंगे नहीं। लेकिन इन दीज डेज 24/7 मीडिया, वो भाई ये कांग्रेस को वोट देबो ना किसके समझ में नहीं आएगा। सो ये पैरेलल चलते रहे। कांग्रेस के शहजादी के अगेंस्ट वायनाड में आप इतना बड़ा कैंडिडेट खड़ा करते हैं, एनी राजा जो डी राजा की पत्नी है, वो खड़ी होती है वहां पे। मतलब आपने कोई जो भी आपका वेमनस्य था वो छोड़ा नहीं। पंजाब में आपको कहते रहे कि भाई हु इज द कांग्रेस तो गई है ना, उनके मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कहते रहे, राइट? और अभी तो केजरीवाल ने जेल के अंदर से भी कह दिया कि हम जो स्टेट इलेक्शंस है वो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। सो इसके बावजूद वो कहते रहे कि हम इंडिया अलायंस है। उस सबको मिला के भी 232 के आसपास सीट है, जो भाजपा की अकेली सीट से कम है। लेकिन अभी भी वहाँ विक्ट्री का सेंस है कि भाई 2014 में हमारी 40 कुछ सीट आई, उसके बाद 2019 में हमारी 52 सीट आई, इस बार हमारी 99 सीट्स आ गई हैं। तीनों का एडिशन करें तो वो भी 240 नहीं होती। अचीवमेंट केवल एक छोटा सा है कि 2014 और 19 में वो एलओपी नहीं बना पाए। एलओपी क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, जो एक मान्य पद है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, बल्कि उसकी सैलरी अलग होती है, उसको घर मिलता है। वो आपको 10% सीट लाने पे मिलती है केवल सीट। वो जीवी मावलंकर जी ने एक रूल बनाया था
कि 10% अगर आपकी सीटें आएंगी, 10% कितना हुआ, 243 का 10% 54, तो 54 सीट भी नहीं ला पाया आज तक राहुल गांधी। इस बार 99 ले आए तो उसकी खुशी है कि इस बार एलओपी मिलेगा। जो अब आते हैं इस बात की, ये 240 का रीजन क्या है? हाँ, मतलब झगड़ा है क्या बीजेपी में कुछ आपस में? हाँ, बीजेपी का देखिए वो बहुत चटपटी खबर है ना। हाँ। वो अगर छोटा सा कोऑर्डिनेशन का इशू भी है, दैट्स लाइक ए कंपाउंडिंग रीजन, दैट्स नॉट द मेन रीजन। मेन रीजन क्या है बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि इनका तरीका क्या है चुनाव लड़ने का, मुस्लिम वोट एक साथ लो, किसी हिंदुओं को अलग जातियों में बांटो, एक वोट लो। नरेंद्र मोदी ने ये ग्रामर चेंज कर दिया 2014 में, 2019 में चेंज कर दिया। दो चीज़ों से चेंज करा, हिंदू कंसोलिडेशन करा, कहा कि भाई जब मैं विदेश में जाऊंगा तो ताजमहल नहीं गिफ्ट करूंगा, मैं भगवत गीता गिफ्ट करूंगा। कोई भी चीज़ का उद्घाटन होगा मैं वैदिक परंपरा से उसका, चाहे पार्लियामेंट हो, उसका वैदिक परंपरा से उसका ओपन होगा। उसमें संगोल जाएगा जो तमिलनाडु की परंपरा है। जब मेरे यहाँ से कोई विदेश से आएगा तो उसको मैं साबरमती भी ले जाऊंगा, उसको मैं गंगा घाट भी ले जाऊंगा बनारस में, उसको मैं तमिलनाडु के मंदिर भी ले जाऊंगा और मुंड पहन के वहां पे जाऊंगा। मैं भारत के कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। मैं केवल दिल्ली के 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं करूंगा, राइट। तो जब ये कल्चरल रनौसा दिखने लगा कि ये व्यक्ति तो राम मंदिर भी जा रहा है, ये व्यक्ति तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी जा रहा है, काशी विश्वनाथ में भी जा रहा है, ओमकारेश्वर में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है, तो हिंदू कंसोलिडेशन होने लगा। 1 साल पहले उनको सेंस आ गया कि जब अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, राइट। और हिंदू कंसोलिडेशन होगा तो मेरी जात वाली पॉलिटिक्स चली जाएगी, राइट। कांग्रेस ने क्या करा, स्पिन ऑफ करा कि मैं कास्ट सेंसस बोलना शुरू करता हूं और करवा भी देता हूं। कहां पे? तो उन्होंने कहां करवाया? सबसे पहले उन्होंने कर्नाटका में करा दिया था, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। चलो हमारी सरकार है, हम किसी और के कंधे पे बंदूक रखते हैं, है ना, चला दो, फायर करेगी तो कहूंगा शाबाशी मेरी, और फायर नहीं करी तो टाल दूंगा। तो उन्होंने नीतीश कुमार, क्योंकि तब कांग्रेस की कोalition की सरकार थी, नीतीश कुमार से कास्ट सेंसस करवाया। जब नीतीश कुमार कोalition में थे कांग्रेस और आरजेडी के साथ, उस कास्ट सेंसस में कुछ नहीं निकला, ना उससे कुछ इंप्लीमेंट हो पाया खास, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुइयां। और वो नीतीश कुमार भी इधर आ गए, मतलब वो इंडी अलायंस छोड़ के। यार आप इंडी क्यों बोल रहे हो? यार वो मुझे इंडी लगता है ठीक बोल रहे हैं। क्या? चलो INDIA, मेरे को कॉपी कर इंडिया बहुत अच्छा नाम है, इंडिया बहुत अच्छा नाम है, भारत देश का नाम है, उसे मैं उन चोरों के साथ अटैच नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं बताऊंगा क्यों चोर कह रहा हूं मैं। यार ये बहुत नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको, मैं पूरे पॉडकास्ट में बोलूंगा भाई, मैं आपको मैं क्यों बोल रहा हूं उनको। उनका देखिए पूरा कैंपेन चोरी का, झूठ का, फेकरी का, फॉल्सहुड का कैंपेन है। अगर वो बायस तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल बायस, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। अगर मेरे फैक्ट्स आपको बायस लगे तब आप बोलिएगा, प्लीज आप भी बोलिए यार, आप भी कमेंट करना इस पे भी, मैं क्या बोलूं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा, कास्ट सेंसस से कुछ नहीं निकला। अब वो कास्ट सेंसस का जो प्रणेता था वही चला गया आपकी पार्टी छोड़ के, मतलब आपका दल छोड़ के, आपका इंडिया अलायंस छोड़ के चला गया। अब क्या करें? अब उन्होंने क्या, ये उन्होंने स्मार्ट ट्रिक खेली, एक जो ट्रिक थी अच्छी थी। बीजेपी ने जैसे 400 पार का नारा दिया तो पहले तो एक हफ्ते लगा कि भाई नरेंद्र मोदी ने एकदम से बार इतना बड़ा सेट कर दिया, गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया, राइट, नैरेटिव चेंज कर दिया, सब लोग उसको चेंज करते रहेंगे, 400 आएगा, नहीं आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, राइट। उन्होंने क्या करा, उनका 400 आएगा तो मजबूत सरकार बनेगी, संविधान बदल देंगे, राइट। तो उन्होंने कहा इसको छिपलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी सफेद कमीज है, बहुत सुंदर लग रही है, अब मैं यहाँ से मट्टी उठाऊं फेंकूं, कुछ तो चिपकेगी ना, चाहे कितनी भी आप झाड़ोगे, कुछ तो चिपकेगी। यही राहुल गांधी का फंडा है कि भाई इसका तो दामन साफ है, इसने कोई करप्शन नहीं करा नरेंद्र मोदी, मैं मिट्टी फेंकता रहूंगा, कुछ तो चिपकेगा इसके दामन पे। तो उन्होंने कहा चलो ये चिपकाता हूँ, तो 400 बार संविधान बदल देगा। अब व्हाट डज संविधान बदल देना मीन्स, राइट। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स यू टू डू अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट्स कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुरान या बाइबल है कि जो किताब आ गई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। 106 अमेंडमेंट्स हुए आज तक, मतलब जब से संविधान आया है 50s में, उससे आज तक 106 अमेंडमेंट हुए। बीजेपी ने 8 अमेंडमेंट करे हैं पिछले 10 साल में। वो अमेंडमेंट देखिए, उसमें से अधिकतर अमेंडमेंट प्रो रिजर्वेशन है। क्या है उसमें? 10% EWS रिजर्वेशन, राइट। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और असेंबली में। ओबीसी जो कास्ट का इनुमरेशन है वो स्टेट खुद कर सकता है, सेंटर की जरूरत नहीं है। ओबीसी कमीशन को वैधानिक दर्जा देना, वो सारे प्रो रिजर्वेशन है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। वो भी स्टार्टिंग में 1 हफ्ते यूज करा उन्होंने कैंपेन, वो नहीं चिपका। नाउ ही गॉट विशेस, राहुल गांधी गॉट इवन मोर विशेस की और कोई विशेस ट्रिक खेलते हैं। उन्होंने AI डीप फेक वीडियो का यूज करा, अमित शाह का डीप फेक वीडियो बनाया और उसको अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर से पोस्ट करवाया। किससे? रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर नए बने अभी, उनसे पोस्ट करवाया एक फेक वीडियो। वो फेक वीडियो क्या है? अमित शाह कह रहे हैं कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन से निकाल के मुस्लिम रिजर्वेशन दे देते हैं कांग्रेस की सरकार है, उसको हम बंद करेंगे। इन्होंने क्या करा, ट्राई करा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में, पहले समग्र आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना में, कर्नाटका में, कि ओबीसी रिजर्वेशन से 5%, 4% लेके मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दे। लेकिन वो कोर्ट में नहीं चला उनका,
वो बार बार फेल होता है, लेकिन दे कीप अटेम्प्टिंग। तो अमित शाह पॉइंटेड दैट आउट। उन्होंने क्या करा, वो हम मुस्लिम रिजर्वेशन हटा देंगे में SC/ST डाल दिया उनकी आवाज में, और कहा हम SC/ST रिजर्वेशन हटा देंगे, राइट। और ये चला दिया, जोर से चला दिया, राइट। पहले तो एक चीफ मिनिस्टर के हैंडल से जाता है, बड़ी बात हो जाती है, बड़े बड़े चैनल उसको बुलाने लगे, आपने क्यों बोला, उसने कहा हाँ मैंने पता था, नहीं पता था, गोल गोल बोला। और फिर उन्होंने कैंपेन की तरह यूज करा, जो विस्पर कैंपेन होता है कि सबके मोबाइल में पहुंच जाए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाए, राइट। और ये पहले भी मुद्दा आ चुका है भारतीय राजनीति में। 2015 में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सेशन में मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई, उन्होंने अंबेडकर जी को कोट करते, अंबेडकर जी ने भी कहा है कि इसका रिव्यू होना चाहिए हर 10 साल में। उस बात को एक इंटेलेक्चुअल सेशन को कोट करके बिहार के चुनाव में भाजपा को बहुत हानि हुई। उन्होंने कहा ये झूठ बिकता है। तो एक तो ये पूछा, फिर एक और झूठ बेचा। उन्होंने क्या करा, एक गारंटी पत्र बना लिए और कहा कि हम खटाखट टकाटक 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपये महीना, ठीक है। स्कीम बोल दी, अलग बात है। उन्होंने क्या करा, फॉर्म छपवा लिए जिसकी काउंटर फॉइल है, मतलब बिलीवेबिलिटी बढ़ जाए, है ना। और उसमें नाम, बूथ नंबर, विधानसभा नंबर, लोकसभा नंबर भरवा के लाखों लोगों को बंटवाए और फॉर्म भरवाए उनसे, जो इलीगल है, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दे रखा है। उसका जवाब पता नहीं कांग्रेस ने अभी तक दिया नहीं दिया कि भाई आप ऐसे एक तरह से, मतलब ये तो कैश फॉर वोट हो गया ना, कि भाई आपके पास काउंटर फॉइल है। और आपको पता है, जैसे चुनाव हो गया, कांग्रेस के कई 100 कार्यालयों के सामने वो महिलाएं लाइन लगाई खड़ी हैं कि भाई मेरे गारंटी कार्ड ये, आपने कहा था 8,500 रुपए दोगे। तो ये जो 2 पॉन्जी स्कीम थी, कि एक तो कहा कि SC/ST रिजर्वेशन चला जाएगा भाजपा, ठीक है, और दूसरा कि ये जाएगी, ये दोनों स्टिक हो गई। भाजपा की ये प्रॉब्लम है कि वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए। देखिए, एक तो आप कांग्रेस को कह सकते हैं कि भाई यू वांट ना फेक नैरेटिव, राइट, ठीक है, आप फेक नैरेटिव है। लेकिन अगर फेक नैरेटिव है तो भाजपा की IT टीम क्या कर रही थी, भाजपा का जो इतना बड़ा संगठन है वो क्या कर रहा था। तो जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी यूपी की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट होल्ड्स गुड फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री, यहां पे नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब यार नरेंद्र मोदी तो है ना, वोट तो आदमी डाल ही रहा है, इतना अच्छा काम हुआ है ना, इतनी स्कीमें पहुंची हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ है, राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, सड़कें हैं, इतना अच्छा कानून है, सारी स्कीमें पहुंच रही हैं, घर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो दे गॉट स्लैक। मतलब जहां जैसे अगर आपकी टीम एक्टिव है तो उसका सबसे अच्छा सूचक पता क्या होता है, कि आपको चुनाव की पर्ची घर में मिली। चुनाव में पर्ची देने आते हैं कि आपका बूथ नंबर ये है, आपकी ये पर्ची है, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो हर प्रत्याशी कोशिश करता है कि अगर मैं पर्ची देने जाऊंगा तो आदमी को लगेगा देखो यार पर्ची देने आया था, तो आपकी थोड़ी सी स्विंग वोटर है उसको अफेक्ट कर सकता है। यूपी में कई जगह हमने ऐसा सुना कि पर्ची नहीं बटी। जैसे मैं नोएडा में था, मुझे पर्ची बटी, और यहाँ पे आपको पता है महेश शर्मा 5.5 लाख वोट से जीते भी, राइट, लेकिन पर्ची नहीं बटी। तो आदमी कहे वोट तो कर ही रहा है वो मोदी को, वोट तो कर ही रहा है वो योगी को। सो ये जो कॉम्प्लिसेंसी है, राइट, यहाँ पे हो सकता है कि शायद 4 सीटों में RSS और BJP में कोऑर्डिनेशन या समन्वय ना रहा हो। जो कहते हैं ना कि भाई कि द यूनिट कॉल योगी आदित्यनाथ की जो टीम और सेंट्रल टीम में या प्रदेश की टीम में कोऑर्डिनेशन ना हो, बट वो बहुत छोटे, जिसे कहते हैं मतलब टीथिंग इश्यूज है ना, वो उसकी चक्कर में आप चुनाव नहीं हार सकते इतना बड़ा, राइट। ये है। दूसरा, अगर आप, अब तो सर्वे आ गए किस कास्ट का वोट पैटर्न कैसा हुआ, है ना। जो 2 वो वोट्स खिसका है भाजपा से, वो है नॉन यादव OBC वोट और नॉन जाटव दलित वोट। ये भी कोई बड़ा नहीं खिसका है, ये 20% 30% भाजपा से खिसक गया। देखिए, भाजपा की कोई टैक्टिकल हार हुई है, कोई बड़ी मैसिव हार नहीं हुई। अगर आप वोट शेयर देखें, भाजपा को उत्तर प्रदेश में अभी भी 42% वोट है, 42% वोट, और अखिलेश को अभी भी 32-33% वोट है। देखिए, अखिलेश के पास एक इनहेरेंट एडवांटेज है जो भाजपा को हरबन उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। उसके पार हर सीट में, मान लिया 100 मीटर की रेस हम भाग रहे हैं, मैं और रौनक आप, राइट, सपा उसमें 25 पे खड़ी है हर समय। कैसे खड़ी है? उसके पास हर सीट पे 17-18% मुस्लिम वोट है ही है, उसके पास हर सीट पे 8-9% यादव वोट है ही है। तो वो 25 पे शुरू कर रही है, और उस वोट बैंक को वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकती है, उसको ज्यादा सहेजना भी नहीं है। कैसे? पूरे इलेक्शन में 80 में से केवल 4 मुस्लिम टिकट दिए उसने। कैन यू इमेजिन दैट? और 92% मुस्लिम वोट आया। मतलब उनको कोई नाराजगी नहीं है, उनको पता है कि भाई, क्योंकि मुस्लिम वोट इन इंडिया, वेरी अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, इंडिया में मुस्लिम वोट नेगेटिव वोट है। नेगेटिव वोट मतलब वो सपा के लिए वोट नहीं है, क्योंकि वो भाजपा को हरा रहे हैं इसलिए वो सपा को वोट कर रहे हैं। वो सपा को, वो कल कोई और हराता हुआ दिखेगा भाजपा, तो उसको वोट कर देंगे। तो एक थियरी ये भी है शांतनु कि क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से कुछ हिंदू वोट भी उनसे खिसक गए। ये देखिए, ये हो सकता है। देखिए, बीजेपी एज ए गवर्नमेंट, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, कि अगर मैं हाईवे बनाऊंगा तो सबके लिए है, अगर मैं स्कीम दूंगा तो मैं सबको दूंगा। मैं ऐसा तो दूंगा नहीं कि हिंदू को उसको दूंगा। अगर आप मेरे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया है कि आपको घर कब मिलेगा, जो PM आवास का घर कब मिलेगा, आपके घर में नल कब आएगा, आपको PM किसान के पैसे कब मिलेंगे, अगर आप किसान हैं और मुस्लिम हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। सही बात है। तो वो उन्होंने करा।
तो उसका फर्क भी नहीं पड़ता उसका मेरे ख्याल से दीज आर बहुत माइनर फर्क है। मैं आपको ब्रास टैक्स पे आता हूं, है ना। अब आते हैं यादव वोट पे। अखिलेश यादव ने केवल 5 यादव टिकट दिए 80 टिकट में से, केवल 5, और वो भी घर के टिकट। वो यादव टिकट भी नहीं कहूंगा, वो तो अखिलेश यादव के घर के टिकट है। कौन कौन? भैया भौजाई, मतलब अखिलेश यादव, डिंपल यादव, और 3 देवर, अक्षय यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, राइट। किसी यादव को टिकट ले दिया, लेकिन यादव को फिर भी आपको 85-90% वोट मिल गया। दे कैन टेक फॉर दोज वोट बैंक्स फॉर ग्रांटेड। बट भाजपा के साथ प्रॉब्लम क्या है, वहां पे सब फूफा है। यहाँ पे ब्राह्मण नाराज है, यहाँ क्षत्रिय नाराज है, यहाँ कुर्मी नाराज है, यहाँ शाक्य नाराज है, ये निषाद नाराज है, वो हर आदमी नाराज है। संघ के एक बड़े प्रचारक ने मुझे एक बार बताया, वो मुझे अब बात याद आती है, कि भाजपा को हर बार 0 से शुरू करना है। हर बार, मतलब वहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेल रहे हैं आपको बैटिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, आपको फील्डिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, आपको बॉलिंग भी बिल्कुल दुरुस्त करनी है, और आपको ये भी भगवान से प्रे करना है कि अंपायरिंग गलत ना हो, मतलब लग भी आपके साथ रहे, तब आप ऑस्ट्रेलिया को हरा पाओगे। मैं वो लेजी अखिलेश को मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, उसके पास क्योंकि एडवांटेज है वो 25%। यू कॉल्ड हिम लेजी अखिलेश? नहीं, वो 33% अटेंडेंस है भैया उनकी। वो घर से उठ के नहीं आते हैं ना। उनके यहाँ पहला जो कॉल आता था जब वो सीएम थे, तो 11 बजे 12 बजे आता था, वो शाम को गायब हो जाते थे। कैबिनेट मीटिंग जो होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, कैबिनेट मीटिंग का नोट उनके घर से चला जाता था, तो सारे मिनिस्टर्स के घर में जाके साइन होकर आ जाता था। कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बैठती थी अक्सर उनके। तो सबको पता है कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन है। सबको पता है कि वो किस तरह के पॉलिटिशियन है। हाँ, नहीं, वो लेजी अखिलेश पे जाते। करेक्ट। सो लेजी अखिलेश वाला पॉइंट ये था कि आप मतलब आपको 0 से शुरू करना, आपको हर बार 0 से शुरू करना, और अखिलेश के पास 25 पे खड़े होने की, 30 पे खड़े होने की एडवांटेज है। तो वो भाजपा को कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा कि वो कोई भी चीज नहीं कर सकते। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी टीम में हल्की सी भी खटपट है, मतलब बिल्कुल 0.001 की भी, उसको भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या कहेंगे, जैसे एक केजरीवाल ने झूठ फैलाया। केजरीवाल ने क्या बोला, केजरीवाल जब आए ना, वो तो चालाक चतुर व्यक्ति हैं, वो जैसी जेल से छूट के आए, उन्होंने कहा अब मैं अपना चक्रव्यूह रचूं। उन्होंने कहा सारे झूठ तो बोले जा चुके हैं, अब मैं क्या बोलूँ। SC/ST वाला झूठ बोला जा चुका है, गारंटी कार्ड वाला झूठ बोला जा चुका है, संविधान बदल देंगे वाला झूठ बोला जा चुका है, अब मैं क्या झूठ बोलूँ। उन्होंने 2 बड़े स्मार्ट झूठ बोले। उन्होंने कहा कि भैया 75 साल में तो ये तो राजनीति से संन्यास लेने को बोलते हैं भाजपा वाले। मोदी जी 2 साल बाद 75 के हो जाएंगे, तो ये जो वोट आप दे रहे हैं ना, अमित शाह के लिए दे रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे लोग। तो आप अमित शाह को वोट देना चाह रहे हैं क्या, जिससे वो मोदी की जो ब्रांड है वो उससे थोड़ा डिस्क्रेडिट कर पाए कि भाई अमित शाह के लिए वोट कर रहे हैं आप लोग। दूसरा बोला कि जैसे ये चुनाव जीत जाएंगे, योगी को हटा देंगे। तो उन्होंने 2-3 ब्रांड्स पे एक साथ अटैक करा। अमित शाह पे भी अटैक करा, नरेंद्र मोदी पे भी करा, और योगी जी पे करा। अब जैसे ही योगी जी पे अटैक होता है, तो योगी जी की अपनी ब्रांड है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है। कुछ लोग उनको ठाकुर जाति से एसोसिएट करते हैं, तो वो भी ब्रांड है। कुछ लोग उनको सन्यासी मानते हैं, वो ब्रांड है। कुछ लोग महिलाएं उनसे बहुत अटैच्ड हैं, क्योंकि सारी स्कीमें महिलाओं के लिए बहुत कारगर हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर आता, तो उसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता, तो वो वोट बैंक कह सकता है। भाजपा की तरफ से क्या है, क्लैरिफिकेशन इसका जोर से नहीं आया। अमित शाह जी से एक इंटरव्यू में पूछा कि वो 75 साल वाली बात क्या है, तो उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब उन्होंने योगी जी का किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने भी सो मोटो नहीं दिया। फिर एक इंटरव्यू में नड्डा जी से पूछा, उन्होंने कह दिया वो तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता, उनको हटाने की हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन ये एक्सप्रेशन आते आते ऑलमोस्ट चुनाव खत्म हो गया। ये 5वें-6ठे चरण के बाद आए। तो भाजपा को ना कई बार सुपर अलर्ट होना पड़ेगा। वो कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कॉग इन द व्हील में एक भी ढीला हुआ तो उनकी मशीन नहीं चल पाएगी। उनको हर बार बहुत मेहनत से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी, जो 2-3 झूठे नरेटिव थे, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, गारंटी कार्ड, ये चल गए। भाजपा अनअवेयर थी। वो उसे लग रहा था नरेंद्र मोदी के नाम पे, योगी आदित्यनाथ के नाम पे, उत्तर प्रदेश में खासकर राम मंदिर और सच्चे में अच्छे काम हुए हैं, उसके नाम पे वोट मिलेगा। और ये वोट मिला। देखिए, अगर आप रौनक 5 स्टेट्स की स्टोरी हटा दें, देखिए भारत में तो 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं 7-8, उसमें से केवल 5 स्टेट की स्टोरी हटा दें अगर 2 मिनट के लिए, तो इट्स अ मेजर विक्ट्री स्टिल। 5 कौन से स्टेट हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। ये अगर 5 स्टेट की स्टोरी आप हटा दें, राइट, तो अभी भी आपने मध्य प्रदेश पूरा का पूरा जीत लिया। आपने गुजरात में बस 1 सीट खोई, आपने दिल्ली पूरा जीत लिया। आप कह रहे थे केजरीवाल को जेल में डालने की सिंपैथी आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ। आपने छत्तीसगढ़ जीत लिया, आपने हिमाचल जीत लिया, आपने उत्तराखंड जीत लिया, आपने झारखंड में अच्छी सीटें ले ली, आपने उड़ीसा में 25 साल की सरकार हटा के अपनी सरकार बना ली। बल्कि अगर ये इलेक्शन कभी और हुए होते तो सबसे बड़ी न्यूज़ ही होती कि आपने 25 साल बाद नवीन पटनायक की सरकार हटा के अपनी सरकार बना ली। एंड सच ए ग्रेशियस मूव बाय नवीन पटनायक कि वो उस मंच पे बैठते हैं जहाँ पे अगले मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है, जो हम कभी नहीं देखते ना। राहुल गांधी ने अभी तक एक प्रॉपरली कांग्रेचुलेटरी ट्वीट तक नहीं कराया। हमें मतलब पाकिस्तान से ट्वीट आ गया, लेकिन राहुल गांधी से ट्वीट नहीं आया प्राइम मिनिस्टर के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल से इस तरह से देखता हूं मैं सिलेक्शन को। यूपी में जो कम सीटें आई हैं, योगी जी के ब्रांड को उसने डैमेज किया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो योगी जी का अपना री इलेक्शन था वो था 2022 का,
राइट, वेयर ही अगेन वन अगेन ऑल द ऑड्स। आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी कोई चीफ मिनिस्टर अगली बार रिपीट नहीं हुआ है, पूरा टर्म कंप्लीट करने के बाद रिपीट नहीं हुआ। और बहुत सारे टोटके भी थे उत्तर प्रदेश में कि जो नोएडा चला जाएगा वो चुनाव नहीं जीतेगा। आई थिंक वेस्ट में एक और जगह बिजनौर चला जाएगा तो चुनाव नहीं जीतेगा। वो तो बिजनौर क्या, वो तो सारे जिले जो हैं 75 जिले यूपी के 3, 4, 5 बार चाप चुके हैं। तो योगी जी की अपनी ब्रांड तो टेस्ट हो गई थी 2022 में। जैसे कहा जो पूरे इंडिया में हुआ वो उत्तर प्रदेश में और जोर से हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सारी ब्रांड्स अवेलेबल है ना। नरेंद्र मोदी की ब्रांड उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की ब्रांड उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर का काम उत्तर प्रदेश में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में, जो हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन उत्तर प्रदेश में। 41 स्कीम्स ऐसी है रौनक जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो हम देखते हैं ना, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे वो गैस के चूल्हे हों, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो पीएम आवास हो, जितनी स्कीमें हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर से लेकर आयुष्मान कार्ड से लेकर, और यूपी उसमें नंबर 1 है, बिकॉज वहां से विजन आता है, योगी आदित्यनाथ उसको इंप्लीमेंट करते हैं बिल्कुल चाक चौबंद करके। तो यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी मुझे लगता है और ज्यादा आ गई। आपने कैंडिडेट चेंज सोचा कि जैसे लल्लू सिंह, हम अयोध्या की बात करें, सबसे ज्यादा टॉपिक आते हैं, आप तो खुद अयोध्या से हैं भी। बिल्कुल। अब लल्लू सिंह छात्र नेता है, राइट, वो पुराने नेता है, छात्र राजनीति से आते हैं, अच्छा बोलते थे, लेकिन अब वो 71-72 साल के हो चुके हैं। देखिए हर व्यक्ति 73 साल में नरेंद्र मोदी की तरह जवान नहीं होता है। अब उनमें थोड़ा सिलेक्टनेस आ गई थी, वो उतना जनता से नहीं मिलते थे, उनके भाषण में उतना ओज नहीं था, तो भाजपा को लगा यार आप किसी भी कैंडिडेट को हटाते हैं थोड़ा तो विरोध होता है, सबकी अपनी एक ताकत होती है। अब चलो भाई एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, क्यों हटाएं, जीत तो रही है, चला देते हैं। लेकिन ऑन ए गिवन डे अगर भाजपा अपने तरीके से करती है, जहां पे आपको पता हो गुजरात में जब उनको लगा थोड़ा सा स्लैक आ रहा है, पूरी कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर सबको बदल दिया, तो पूरी कैबिनेट हटा दी। कैन यू इमेजिन, आपने सुना है कभी पूरी कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं, 10-15 मंत्री होते होंगे, सबको हटा के चीफ मिनिस्टर पूरा बदल दिया। वहां वो करते हैं कई इलेक्शन में सारे कैंडिडेट चेंज कर देते हैं वो। उन्होंने यहाँ पे जो टिपिकल बीजेपी फॉर्मूला है, देखिए एंटी इनकमेंसी जब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से हो सकती है, राइट, 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से हो सकती है, 7 साल से है, फिर आपके कैंडिडेट से हो सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे तो आप चुनाव मांग रहे हैं, योगी आपकी बहुत बड़ी ब्रांड है, जो आप चेंज कर सकते हैं वो आप लोकल कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। तो लग रहा था चेंज करेंगे, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट चेंज हुए। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश का मेजर इशू है। तो यहाँ पे ये लल्लू सिंह को चेंज कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनको लगा यार अयोध्या में इतना बड़ा काम हुआ, क्यों होगा। वहाँ पे दूसरी साइड क्या नारा दे रही है, वो कह रही है ना अयोध्या ना काशी, जीतेगा अवधेश पासी। पासी क्या, पासी एक शेड्यूल्ड कास्ट दलित कम्युनिटी है, 6 या 7 बार के विधायक हैं वो, अवधेश कुमार जी जीते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट में। बल्कि अब सो मच सो कि वो राम नाम का पट्टा पहनने से कतरा रहे हैं, वो जय श्री राम बोलने से कतरा रहे हैं अयोध्या में बैठ के, राइट। तो उत्तर प्रदेश जो एक कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ था, जिसको नरेंद्र मोदी अमित शाह खींच के लाए 14 और 19 में, राइट, हम लोग भूल गए कि ये तो कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ था, इसको वापस जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सिल्वर लाइनिंग है कि वापस जोर से नहीं गया है, इसमें टैक्टिकल 3-4% का वोट शेयर वापस भाजपा से गया। भाजपा के पास अभी भी 42% वोट शेयर है। अयोध्या की सीट भाजपा की ट्रेडिशनल सीट नहीं है, ये सुनने में लगता है, उस सीट का नाम है फैजाबाद, पर फिर भी जीतना तो चाहिए था। 2004 में बसपा ने जीती थी, 2009 में कांग्रेस ने जीती। डिपेंड कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं कि आपको एनालिटिकल जीतना बिल्कुल चाहिए था। देखिए हम लोग जब लोकसभा को देखते हैं तो उसमें करीब 4 या 5 विधानसभा होती है। अयोध्या क्षेत्र में 5 विधानसभा है, जो अयोध्या जहां मंदिर आता है उस विधानसभा से भाजपा जीती है। यू कैन फाइंड आउट ना, जब काउंटिंग होती है तो विधानसभा वाइज काउंटिंग होती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने कितनी विधानसभा जीती। दादा चाहे जो भी हो, नहीं सीट हार गए, मैं तो कह रहा हूं जो जीता हुआ सिकंदर, बट बिकॉज आपकी ऑडियंस इंटेलिजेंट है, मेरे ख्याल से वो विश्लेषण सुनना चाहेगी, राइट। अयोध्या विधानसभा से वो जीत गए जहां पे मंदिर है। बाकी जो 4 विधानसभा है सब में 10-12 हज़ार वोट से हार गए हर विधानसभा में। दैट एड्स अप टू 52,000 वोट्स। हाँ, अगर उनका कैंडिडेट चेंज होता, अगर वो मैनेज ठीक से करते, इस झूठ को पकड़ पाते कि रिजर्वेशन जाने वाला है, वो जो गारंटी कार्ड सड़क पे बंट रहे थे उसका कॉग्निजेंस ले पाते, तो ये बड़े आराम से रिवर्सल होता है। और आपको पता है ये बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी पता है। कैसे पता है? ये दोनों अपनी लोकसभा की सीट नहीं छोड़ रहे हैं यूपी की, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ बार बार नहीं बिकेगा। आप सोचिए अखिलेश यादव की बड़ी राजनीति क्या है, उनके अगला टारगेट क्या है लाइफ में, 2017